मैं कहानी वाला लाया हूं आपके लिए असल जिंदगी पर आधारित एक सच्ची घटना पर आधारित मेरी स्वयं की लिखी हुई कहानी असली हीरो। दोपहर के ठीक 3 बजे दौलतपुर चौक गांधीनगर एक्सप्रेस बिल्कुल ठीक वक्त पर अपनी मंजिल अपने अंतिम स्टेशन गांधीनगर सिटी स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन का आखिरी स्टेशन था तो बचे हुए यात्रियों को उतरने की कोई जल्दबाजी न थी। मैंने भी अपना कुछ बड़ा सा पर कम भारी सा सूटकेस उठाया, कंधे पर अपना छोटा बैग टांगा और उतरने की तैयारी की। एहतियातन अपनी सीट पर एक नजर बारीकी से दौड़ाई कि कहीं चार्जर वगैरह जैसी कोई चीज छूट ना जाए। आश्वस्त हो ट्रेन से उतरा। आगे के सफर के लिए अगली ट्रेन अहमदाबाद मेन स्टेशन से पकड़नी थी, जो लगभग 3 घंटे बाद थी। अहमदाबाद स्टेशन गांधीनगर के इस स्टेशन से कोई 30-35 किलोमीटर दूर था। कोई लोकल ट्रेन या बस उस वक्त अवेलेबल न थी। वक्त बर्बाद न करने का इरादा रखते हुए मैंने स्टेशन से बाहर निकलकर जेब से मोबाइल फोन निकाला और शहरी टैक्सी सर्विस वाली एक एप्लीकेशन खोली। उसमें अलग अलग किस्म की कैब की कीमतें भी अलग अलग थीं। आम मध्यम वर्गीय इंसान की तरह मैंने भी सबसे सस्ता विकल्प ढूंढा और जाहिर सी बात है कि वह ऑटो रिक्शा था। अब यहां मैंने पाया कि किसी सबसे जल्दी आने वाले ऑटो रिक्शा को भी मुझ तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगने वाले थे। मैंने उस ऐप में ऑटो रिक्शा के किराए का अंदाजा लिया और स्टेशन से बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालकों से बात करनी शुरू की। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, अचानक जैसे ही मैंने उनसे बात करनी शुरू की, मुझे महसूस हुआ कि मैं कोई विदेशी पर्यटक हो चुका हूं और हर लाइन के बाद 3 गुना लगान देना पड़ेगा ऐसा बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटो वाले मुझसे 350 रुपए के बजाय 800-900 रुपए की मांग कर रहे थे। तभी अचानक मैं इस सदमे जैसे सपने से एक झटके से बाहर निकला जब किसी फरिश्ते जैसे ऑटो चालक ने मुझसे 400 रुपए की बात की। दिल को तसल्ली हुई कि चलो कोई तो है जिसे लगता है कि मैं उसी की तरह किसी देश का मध्यम वर्गीय सा हूं, जो मेहनत से अपने पैसे कमाता हूं और उम्मीद करता हूं कि मान्यता प्राप्त गुंडों के अलावा मुझे यूं ही कोई ना लूट ले। और अगर किसी अन्य नाम या पहचान के सहारे कोई लूटना भी चाहे तो कम से कम सफेद कुर्ता पैजामा ही पहन ले या ऊपर वाले का रास्ता बताते हुए मेरी तरफ आए। खैर, मैंने उससे बात शुरू की जिसने 400 रुपए की आवाज दी थी। जीवन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ओहदों पर मिली स्त्रियों से मूल भाव का जो गुरु ज्ञान मैंने अर्जित किया था, उसे ब्रह्मास्त्र बनाकर इस बातचीत में मैंने इस्तेमाल किया और 330 रुपए में बात पक्की की। जब बात पक्की हुई और मैं अपने सामान समेत उस ऑटो रिक्शा में बैठ चल दिया अहमदाबाद स्टेशन की ओर, यकीन करें मेरे चेहरे पर 70 रुपए बचा लेने के कारण एक विश्व विजेता सी मुस्कान थी। अपनी फितरत ज्यादा देर चुप बैठने की है नहीं, खासकर तब जब पास में कोई और शख्स बैठा हो। तो आदतन मैंने बात शुरू की। वैसे आपका नाम क्या है? माफ कीजिएगा, बस इसलिए पूछ रहा हूं कि घर वालों ने बड़े प्यार से आपका कोई नाम चुनकर रखा हो और मैं 30 किलोमीटर लंबे रास्ते तक आपको बस भैया कहता रहूं। नाइंसाफी होगी ना? जी, सलमान। माफ करें, मैं सुन नहीं पाया। सर, सलमान। ओह, नाम तो बड़ा शाहकार सा है, पर एक बात बताएंगे? पूछिए ना। आपको जानवर, खास तौर पर हिरण पसंद है? अरे कहाँ सर, ऑटो से ही फुर्सत नहीं है, क्या जानवर देखेंगे। चलिए ठीक है, पर सड़क ज्यादा पसंद है या फुटपाथ? कैसी बात करते हैं सर, गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर ही ध्यान होगा ना, फुटपाथ की बात कहां से आ गई? अब मैं दो बातें साफ साफ समझ गया था। या तो इस इंसान के साथ ये मजाक पहले भी कई बार किए जा चुके हैं और इनके प्रति अब ये उदासीन हो चुका है, या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और पैसे कमाने की जद्दोजहद में ये इतना मसरूफ है कि मेरे मजाक इसके पल्ले ही ना पड़े। बात बदलते हुए मैंने पूछा,
इस ऑटो रिक्शा से बात बन जाती है? मेरा मतलब जितनी कमाई होती है वो मजे की है? बिल्कुल साधारण लहजे में उसने बड़ी बात कह डाली। मजे का क्या है सर, वो तो लोगों को करोड़ों कमाने पे भी नहीं आता, उन्हें भी कमी बनी रहती है। सच कहूं तो मैं इस जवाब के लिए तैयार नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे उसकी बुद्धिमत्ता पर शक था या उसके पेशे के कारण मैंने उसे कमतर आंक लिया था। बस इतना कि मैंने शुरुआत मजाकिया सी की थी और अंदाजा नहीं था कि यूं इतनी जल्दी माहौल गंभीर और समझदारी भरा हो जाएगा। बात जारी रखने के इरादे से मैंने कहा, फिर भी? जवाब मिला, सर, घर में कुल 9 लोग हैं। बस इतना है कि 9 लोग खा सकें, साथ रह सुकून से जी लें, इतना कर ले रहा हूं। और क्या चाहिए? इतना काफी है और मैं खुश हूं इसी में। अब मेरा सिर चकराया। एक ऑटो रिक्शा की कमाई से 9 लोग? क्या इसकी सवारियां इसे पुराने जमाने की स्वर्ण मुद्राएं देती हैं या नए जमाने की दीनारें? मैंने जिज्ञासावश पूछा, 9 लोग? हाँ सर, दादा दादी हैं, अम्मी अब्बा हैं, बीवी है, एक बच्चा है और 2 भाई हैं। और कमाने वाले आप अकेले? हाँ सर, दादा तो बुजुर्ग हैं और अब्बा की भी अब आराम की उम्र है, उनकी तरफ क्या देखूं कमाने के लिए। अरे तो 2 भाई तो हैं, उन्हें तो पढ़ा रहा हूं ना सर। मैं ऑटो रिक्शा चला लूं चलेगा, मैं नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, वो तो कुछ पढ़ लें। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो भी मेहनत से फर्ज पूरा कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं सर, झूठ क्यों कहूं, दिखता है। बाकी मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, वो अपना, आगे किस्मत देखेगी। आदमी अपना फर्ज ईमानदारी से अदा कर दे और क्या चाहिए सर, जिंदगी तो अपने हिसाब से ही चलेगी। मैं उसकी बुद्धिमत्ता और सयानेपन से कुछ प्रभावित सा होकर उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाकर चुप सा बैठ गया। पर अब शायद उसे मुझसे बात करके अच्छा लगने लगा था। इस बार चुप्पी को उसने तोड़ा। चेहरे पर सहज से भाव लिए वह बोला, पर एक बात है सर। वो क्या? बीवी मुझे बहुत अच्छी मिली है, बड़ा साथ देती है सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कभी कोई चीज नहीं मांगती सर, उल्टे उसी के कहने पर दादा दादी साथ में हैं। कहती है साथ में रहना है, कम खा लेंगे चलेगा। ऑटो रिक्शा के रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वैसे तो मेरे एक चाचा भी हैं सर। तो दादा दादी कभी उनके पास भी तो जाते होंगे? नहीं नहीं सर, चाचा तो 4 पैसे वाले हैं ना। इस वाक्य में असल में एक तंज था, एक ताना था, जिसे मैं तुरंत ना पकड़ सका। तो ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं नहीं सर, पैसे वालों के पास दिल थोड़ा छोटा होता है, वो दादा दादी को नहीं रख सकते अपने पास। ओह, तो मामला ये है। पर मैं खुश हूं सर, ऊपर वाला जितना दे रहा है काफी है सर अपने लिए। पर सलमान मियाँ, 9 लोगों की जिंदगी सिर्फ ऑटो रिक्शा से हो जाता है सर। सुबह 8 बजे निकलता हूँ ऑटो लेकर, रात के 12 बजे घर के अंदर। काम में कोई काम चोरी नहीं। पर यार 16 घंटे कुछ ज्यादा नहीं होते? तो क्या सर, काम तो करना है ना, बैठा के तो ऊपर वाला भी नहीं खिलाएगा। उसने ऑटो दिया, अब बाकी अपने ऊपर है। अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो चला लेते हैं। मैं इस संजीदा बात पर चुप सा हो गया, या यूं कहूं कि निरुत्तर सा हो गया। अगले कुछ मिनट में मेरी तात्कालिक मंजिल अहमदाबाद स्टेशन आ गया। मैं ऑटो से उतरा, सामान निकाला और पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला। नोट गिनते वक्त ख्याल आया कि कुछ पैसे ज्यादा दे दूं। फिर तुरंत मन में दूसरा ख्याल आया कि एक खुददार इंसान को कहीं ऐसा ना लगे कि उसकी कहानी सुनकर उस पर तरस खा रहा हूं, क्योंकि चलने से पहले उससे बेहिसाब मोलभाव जो किया था। गिनकर 330 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। पर साथ ही, शुक्रिया भाईजान,
कहना न भूला। उसने नोट लिए, गिने और जेब में रखते हुए बड़ी आत्मीयता से थैंक यू सर कहा और विदा ली। मैंने अपना सामान संभालते हुए कुछ वक्त उसके ऑटो की तरफ देखा, जो अहमदाबाद स्टेशन से बाहर निकलने वाली गाड़ियों की कतार में मिलकर धीरे धीरे खोने लगा था। सामान सहित प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा अगली ट्रेन का इंतजार करता मैं सलमान के बारे में सोचता रहा। सलमान, जिसे हर रोज 16 घंटे काम करने में कोई तकलीफ नहीं, जिसके लिए उसके माँ बाप तो छोड़िए, दादा दादी भी बोझ नहीं बल्कि फर्ज हैं, जिसके लिए उसके भाइयों का पढ़ जाना बहुत जरूरी है, जिसे दुनिया के हर उस इंसान से भी कोई शिकायत नहीं जो उसकी जिम्मेदारियां बांट सकता है पर नहीं बांट रहा। मुझे हमेशा याद रहेगा सलमान, गुमनाम सी जिंदगी जीता एक असली हीरो।